आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 18th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। हमने पढ़ा कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब हम जानेंगे कि नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर शुरू से ही इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन रहा है। अब ऐसा क्यों? सोचो। हाँ, क्योंकि 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। हालांकि 1951 के बाद से GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का शेयर गिर गया है। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के शेयर में गिरावट आई है। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि ये GDP क्या है? अब GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हमने पहले ही कहा है कि GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP मतलब कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस की गई चीजों और प्रोवाइड की गई सर्विसेज की टोटल वैल्यू। 2010 और 11 में टोटल वर्कफोर्स का 52% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आज भी मोर देन 50% पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए, मतलब गुजारा करने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब इसीलिए GDP में एग्रीकल्चर का शेयर कम होना, मतलब डिक्लाइन होना, एक बहुत सीरियस कंसर्न है। अब ये सीरियस कंसर्न क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर में आया डिक्लाइन सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं बल्कि इकोनॉमी और सोसाइटी के सभी स्फीयर्स को अफेक्ट करता है। अब ये कैसे होता है ये हम समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए फार्मर्स जो हैं उन्होंने आलू मतलब पोटैटो जो है उसे ग्रो करना बंद कर दिया है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम कर दिया है। अब हर साल सपोज 1 करोड़ रुपीस के आलू होते थे, तो क्या हो गया? GDP में से 1 करोड़ रुपीस कम हो गए, हुए कि नहीं? हाँ। और आलू की फार्मिंग में जो लोग काम करते थे उनके काम की वैल्यू थी 50 लाख, तो ये भी कम हो गई। आलू चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में जाते थे जिनका प्रोडक्शन था 10.5 करोड़ रुपीस। ये जितने फिगर्स या एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल है, ये रियल फिगर्स नहीं है। तो अब प्रोडक्शन का कितना था? 10.5 करोड़। अब आलू नहीं उग रहे तो वो फैक्ट्रीज तो बंद होनी है, तो वो फैक्ट्रीज बंद हो गई। उनके एम्प्लॉयज की सर्विसेज की वैल्यू थी 30 करोड़। आलू ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगता था, उसकी वैल्यू सपोज थी 2 करोड़। तो सिर्फ आलू की फार्मिंग बंद होने से GDP में 42 करोड़ का डिक्लाइन आया। अब ये जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आने से बहुत सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमी पर। अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। तो वो क्या एफर्ट्स हैं? इसको एक एक करके उन एफर्ट्स को हम समझ लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हम ICAR भी कहते हैं। तो एस्टैब्लिश क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब ये जो काउंसिल है एग्रीकल्चर पर रिसर्च करती है और अलग अलग क्रॉप्स की बेस्ट ब्रीड्स, फर्टिलाइजर्स की डिफरेंट वैरायटीज,
क्रॉप्स की सेफ्टी के लिए नए पेस्टिसाइड्स, इस तरह का काम करती है। यही जो है ये रिसर्च काउंसिल का काम है। अब इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी खोली गई हैं, जहां स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं। अब ये हॉस्पिटल्स क्यों खोले गए हैं? इनकी क्या जरूरत है? अरे भाई, जो फार्मिंग एनिमल्स है वो भी तो बीमार पड़ सकते हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए ना, और उनको गुड हेल्थ में रखना चाहिए। तो इसीलिए वेटरनरी हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, जहां फार्मिंग एनिमल्स का इलाज किया जाता है, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एनिमल्स की बेस्ट ब्रीड्स तैयार की जाती हैं, ताकि हमें बहुत हेल्दी और बेस्ट एनिमल ब्रीड्स मिले। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाने लगा है, और फार्मर्स को अच्छे सैपलिंग्स, मतलब अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि क्या हो, वो बहुत अच्छे प्लांट्स उगा सके और हमें क्या हो, बहुत अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल सके। मीटियोलॉजी और वेदर फोरकास्ट की फील्ड में भी बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट्स हुए हैं, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। अब कैसे इम्प्रूव किया जा सके? वेदर फोरकास्ट से क्या होता है, फार्मर्स को पता चल जाता है कि फ्यूचर में, मतलब कल परसों एक वीक बाद किस तरह का वेदर होगा, और वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि फार्मिंग के लिए फार्मर्स को विलेजेस में रहना होता है। ये तो खैर आप जानते ही हैं और हम भी जानते हैं। अब यदि विलेजेस में एसेंशियल फैसिलिटीज ना हो तो क्या होगा? तो फार्मर्स बिग सिटीज की तरफ माइग्रेट करेंगे, चले जाएंगे, विलेजेस छोड़ देंगे और सिटीज में रहना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा? सोचो, फार्मर्स जो हैं वो विलेजेस छोड़कर सिटीज में चले जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे एग्रीकल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब फार्मर्स ही नहीं रहेंगे तो एग्रीकल्चर कौन करेगा? इसीलिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया जाने लगा है। जैसे कि बढ़िया रोड्स बनने लगी हैं, स्कूल्स हो गए हैं, हॉस्पिटल्स हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है और वाटर भी आ गया है। तो ये जो चीजें हैं ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगी, और वहां पर जो लाइफस्टाइल है वो इजी हो जाएगा। तो फार्मर्स जो है वो विलेजेस छोड़ के बिग सिटीज में नहीं आएंगे और फार्मिंग चलती रहेगी, एग्रीकल्चर बढ़ता रहेगा। मगर इवन आफ्टर दीज एफर्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कम होता जा रहा है। और ये जो है दैट इज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में करेंगे। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप उसका जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो एग्रीकल्चर है वो है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसका शेयर इन द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कब से? फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। तो क्या हो गया है? इसका जो शेयर है जीडीपी में, मतलब एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में, वो डिक्लाइन हो रहा है। कब से? 1951 ऑनवर्ड्स। अब 2010 और 2011 में अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड था एग्रीकल्चर में।